आइए आपको इस रिपोर्ट का एक एक पन्ना दिखाते हैं और हर वो अहम खुलासा दिखाते हैं जो एसआईटी ने किया है। दरअसल एसआईटी की ओर से जो तमाम बातें की गई हैं, इस बारे में ज़्यादातर जानकारी इंडिया टीवी पर जो आपने देखी थी वो सटीक पाई गई है। इंडिया टीवी ने आपको बताया था किस तरह से 6 लोगों ने यहाँ पर नियम कानून ताक में रखकर चोरियां की हैं और इसके पीछे टिन्नू यादव, इसके अलावा ये देखिए, सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं एसआईटी रिपोर्ट में कितने चोरावा चोर हैं, उसका पूरे नाम का खुलासा हो गया है। अविनाश शुक्ला, जिसके घर पर रेड की गई थी 5 जून को, और हमने दिखाया था कि सीसीटीवी के जरिए जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें पूरे एक बैग के अंदर पैसे भर के मिले थे, कैश। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामाशंकर मिश्रा, ये 6 वो नाम हैं। ये 6 वो नाम हैं जो पेज नंबर 4 पर इनके बारे में लिखा गया है कि यही वो लोग थे जो काउंटिंग रूम में रहते थे और काउंटिंग रूम में ये तमाम जो आप देख रहे हैं 6 नाम हैं, ये किस तरह से चोरी करते थे और साथ ही साथ काउंटिंग रूम के अंदर किस तरह से किसी भी एसओपी का पालन नहीं किया जाता था और एसओपी का पालन नहीं किया जाता था और यही वजह थी कि ये अपने साथ पैसों को ले जाते थे, कैश को ले जाते थे। इसके साथ ही आगे बताएंगे कि किस तरह से ये पूरे चोरी को चला रहे थे, किस तरह से चढ़ावा चोरी किया जाता था। इसमें सबसे अहम है कि हुंडियां जो होती थी उनको क्रमवक तरीके से, यानी कि सीरीज के हिसाब से नहीं खोला जाता था, सबको एक साथ मिक्स कर दिया जाता था। तो कैसे चोरी करते थे? 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और कर्मचारी चोरी करते हुए जिसमें साफ दिखाई दे रहे हैं, एक बार नहीं कई बार दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही नोटों की गड्डी को कपड़ों में छिपाया जाता था, जूतों में भी नोट छिपाकर आरोपी ले जाते थे। और ये जो सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरह से चोरी होती थी, जो नियम कानून थे उसके उलट ये हो रहा था। और नियम कानून को देखरेख करने वाले कौन थे? एसओपी करने वाले अनिल मिश्रा थे। और अनिल मिश्रा ने किसको जिम्मेदारी सौंपी थी, यह भी इस रिपोर्ट में दी गई है कि किस तरह से अनिल मिश्रा ने जो सुभाष श्रीवास्तव को यह काम दिया था कि इसको चेक करना है कि एसओपीज लागू हो, लेकिन नहीं किया गया। अब कैसे करते थे ये चरावा चोरी? अविनाश शुक्ला, मनीष यादव बार बार गड्डियां चुराते देखे गए हैं। अनुकल, लवकुश और करुणेश भी इस चोरी में मदद करते थे और रमाशंकर मिश्रा भी गड्डियों को छिपाने के लिए जाते थे। तो किस तरह से पेज नंबर 4 में ये पूरी रिपोर्ट के बारे में दिया गया है कि किस तरह से चोरी हो रही थी। जो 6 लोग थे, 6 जो नाम आपको बताए थे, उसमें कैसे चोरी कर रहे थे? अविनाश शुक्ला, मनीष यादव बार बार गड्डियां चुराते हुए देखे गई हैं और आपको बताऊंगा 1-2 बार नहीं, करीब 70 बार ये चोरियां पकड़ी गई है। और साथ ही और अनुकल्प, लवकुश, करुणेश ने चोरी में मदद की और रामाशंकर मिश्रा भी गड्डियों में चोरी करते हुए, छिपाते हुए दिखेंगे। और देखिए सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी, अनिलेख, बैंक खाते संबंधी सामग्री तथा ये जो इसमें लिखा हुआ है, पूरा का पूरा ही छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको जरा पढ़ के नहीं बता पा रहे हैं यहां पर, लेकिन यहां पर नाम साफ दिखाई दे रहा है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे सीसीटीवी फुटेज में अविनाश शुक्ला और मनीष कुमार यादव को धनराशि चोरी करने में सहायता करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई फुटेज में जो जांच की गई थी, देखिए इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो नाम आपको बता रहे हैं हम, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, अनुकल्प, लवकुश, ये सारे के सारे एक साथ चोरी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो पेज नंबर 4 में ये सारी डिटेल दी गई। अब 5 नंबर पेज पर आते हैं। तो पेज नंबर 5 में क्या लिखा है? अब सिफारिश के जरिए किस तरह से किसको क्या नौकरी मिली है इस बारे में आपको बताते हैं। मनीष यादव चोरी करते हुए दिखाए यहां पर। ताऊ रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव की सिफारिश के बाद इसकी भर्ती हुई थी। यहां पर लिखा हुआ है 5/4/2026 से गणना कक्ष में कार्य करने लगा था। 15 अप्रैल 2026 को भर्ती हुई थी। 11 मई 2026 से चोरी की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। देखिए एसआईटी के पास एक एक जानकारी है, किसने कब नौकरी की शुरुआत की, किस तरह से और कब उन्होंने चोरी करने की शुरुआत की है, इसमें लिखा हुआ है। 2 इसमें तारीख है। 15 अप्रैल को भर्ती होती है, 15 अप्रैल को मनीष की भर्ती होती है। 11 मई 2026 से यह काम करना शुरू कर देता है, मतलब कि घुसते ही महज 15-20 दिन के बाद ही आप देखिए अप्रैल और मई, 15 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाती है, 11 मई से चोरी करना शुरू कर देते हैं। अब आगे आपको और बताते हैं। तो पेज नंबर 5 के बारे में बता दिया, अब पेज नंबर 6 की बारी है। इसमें क्या लिखा है? अब यहां पर डॉक्टर अनिल मिश्रा के बारे में लिखा गया है कि उनकी क्या भूमिका रही है, क्योंकि इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। तलाशी ना लिए जाने की जानकारी अनिल मिश्रा को दी गई थी कि तलाशी नहीं दी जा रही है, एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। तलाशी के लिए लिखित आदेश नहीं दिया। जाहिर सी बात है कि तलाशी के सिस्टम में ढिलाई बरतने के जिम्मेदार अनिल मिश्रा हैं, जिन्होंने त्याग पत्र दिया है, ये ट्रस्टी थे। उसी तरह से बायोमेट्रिक, ड्रेस कोड, निजी सामान पर लापरवाही बरती गई थी। अब अनिल मिश्रा पे ये बात क्यों आई है? इस पेज में लिखा हुआ है, पूरी बात डिटेल में लिखा है
कि अनिल मिश्रा के ऊपर यह जिम्मेदारी थी, क्योंकि बैंक के साथ जो एसओपी तैयार हुआ था उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति थे अनिल मिश्रा। और अनिल मिश्रा ने ही किसको लगाया था इस काम में देखरेख के लिए? सुभाष श्रीवास्तव को। उसके बारे में भी यहां पर आगे जानकारी दी गई है। देखिए ना, डॉक्टर अनिल मिश्रा का उत्तरदायित्व वरिष्ठ पर्यवेक्षकीय स्तर पर परिष्कृत होता है। तो जाहिर सी बात है कि इनके ऊपर ही उत्तरदायित्व था कि किस तरह से जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कि किस तरह से फ्रिस्किंग की जाएगी, तलाशी ली जाएगी, किस तरह से नोट गिने जाएंगे, इस पर पूरी तरह से उन्होंने अमल नहीं किया। अब बात आती है पेज नंबर 6 में सुभाष श्रीवास्तव की चोरी के बारे में। देखिए, ये इस यहां पर लिखा हुआ है, श्री सुभाष श्रीवास्तव गणना प्रभारी। अनिल मिश्रा की सिफारिश पर इनको काम मिला, सुभाष श्रीवास्तव को काउंटिंग की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। जिम्मेदारी उनके पास थी, अहम जिम्मेदारी। काउंटिंग कर्मचारियों की तलाशी की जिम्मेदारी भी सुभाष श्रीवास्तव की थी। अब लापरवाही से चढ़ावा चुराने वालों को सहूलियत हुई है। तो किस तरह से सहूलियत दी गई है? ये सब मिले हुए थे कि फ्रिस्किंग नहीं होती थी, तलाशी नहीं ली जाती थी। आपने कपड़े कौन से पहने हैं? आपने जेब वाले कपड़े पहने, अंदर की तरफ आपके यहां जैसे जेब होता है, आपने यहां पर पैसे रख लिए। आपने नोटों की गड्डी जेब पॉकेट में घुसा ली, जो पैंट की जुराबों में आपने डाल ली। तो आप सोचिए ना कि अगर मेरे यहां पर जेब है, मैं यहां पैसे रख लूं, फिर मैं अंदर की तरफ जो कोट के अंदर पैसे रखने की जगह जेब में डाल के चला जाऊं और मेरी तलाशी अगर ना ली जाए तो कौन समझेगा कि मेरे पास पैसे हैं? यही काम इन्होंने किया था। ये यहां पर बिल्कुल पेज नंबर 6 में साफ लिखा हुआ है। अब बारी आती है टिन्नू यादव की, पेज नंबर 8। अब टिन्नू यादव, इसकी भूमिका पर सवाल क्यों है? दान पात्र की चाबियां रखने का अधिकार नहीं था, फिर कैसे इनके पास आ गई? यह है टिन्नू यादव। दान पात्र की चाबियां अपने पास रखते थे, बिना औपचारिक अधिकारी और अधिकार के चाबी रखना अनुचित है, यह लिखा गया, क्योंकि यह नियम कानून के उलट था। भतीजे मनीष कुमार को काउंटिंग के काम में लगवा दिया और मनीष को चढ़ावा चोरी का मौका मिला। तो साठगांठ थी टिन्नू यादव की और भतीजे मनीष यादव की, जो पेज नंबर 8 पे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है टिन्नू यादव के बारे में। तो आप देखिए कि किस तरह से यहां पर एक एक करके यहां पर सारी परतें खोल दी गई है, किस तरह से पेज होती थी, यहां पर चोरी की जाती थी। एक पेज नंबर 5 में चढ़ावा चोरी के बारे में और आपको हम डिटेल जरा बता देते हैं। चढ़ावा चोरी की रकम कैसे ठिकाने लगाई जाती थी? चोरी की रकम अपने अपने साथ संबंधियों के बैंक खातों में डाल देते थे। 20,000 की सैलरी कट करके 15,000 मिलती थी। चोरी की रकम अगर आप देखेंगे, जिसके जरिए उन्होंने मकान बना लिया और जमीन खरीद की है, और साथ ही खातों में बड़ी बड़ी मात्रा में नकदी जमा करने, एफडी करने के भी यहां पर सबूत मिले कि इतना पैसा इनके पास कहां से आया। ये सबसे बड़ी बात है कि 20,000 15,000 सैलरी पाने वाले अगर अपने बैंक अकाउंट में लगातार बड़ा बड़ा अमाउंट कैश डाल रहे हैं तो कहां से आ रहा है, इसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। जो तमाम ये हमने आपको नाम बताए थे। तो पेज नंबर 5 में ये बताया गया कि किस तरह से जो चढ़ावा चोरी होता था उसको ठिकाने लगाया जाता था, जमीन खरीदी जाती थी, मकान खरीदे जाते थे, और ये जो सारी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है इसमें सब कुछ क्लियर हो गया है। और जहां लिखा है हम आपको बता दें कहां पर लिखा है, पेज नंबर 5 में लिखा है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब देखिए बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा रहा है इसलिए पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 4/6/2026 को गणना कक्ष से 2,25,000 की बरामदगी हुई है। और उससे ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि किस तरह से धनराशि बरामद की गई थी। ट्रस्ट के पदाधिकारी जिसमें खुद चंपत राय मौजूद थे और 78,94,000 रुपए बरामद किए गए थे। और ठीक 4 तारीख को, देखिए 4 तारीख को 2,25,000 रुपए कहां से मिले? टॉयलेट से मिले, बाथरूम से मिले। और ठीक 5 तारीख को इसके बाद रेड की गई। रेड किसने की थी? चंपत राय ने की थी, जिसके हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। और साथ ही आपको बताया था किस तरह से अविनाश शुक्ला के घर जाकर पूरा पैसा रिकवर करते हुए आ गई। तो 4 तारीख को जैसे ही खुली ये खबर तो 5 तारीख को रेड मार दी गई थी, जिसके बारे में आपने इंडिया टीवी पर आगे भी देखा है। अब SITV में देखिए वही बात की गई है। अब आते हैं 70-12 चढ़ावा चोरी के सबूत कैसे मिले। पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 में अब बताया जा रहा है कि किस तरह से सबूत मिले हैं। यहां पर लिखा है, उल्लेखनीय है कि CCTV फुटेज 27/4/2026 से 5/6/2026 की अवधि की उपलब्ध हो। 27 अप्रैल से 5 जून में क्या मिला? 70 बार आरोपी चोरी करते हुए दिखे हैं। 70 बार यहां साफ लिखा हुआ है। इस अवधि में 70 बार चोरी गमन के कृत्य प्रकाश में आए हैं। 27 अप्रैल 2026 से पहले ही चढ़ावे की चोरी हुई है। ऐसा नहीं कि 27 अप्रैल से हुई है। जो CCTV फुटेज है वो 27 तारीख तक मिली है, 27 से लेके 5 जून के बीच मिले, उससे पहले की नहीं मिली है। इस वजह से तो उससे पहले भी चोरी हुई है। आरोपियों के बैंक खातों में रकम से चोरी के संकेत मिलते हैं।
तो यहां पर जो एसआईटी ने ये पूरी जानकारी दी है कि कितने से कितने वक्त का इनको सीसीटीवी फुटेज मिला है और साथ ही 70 बार जो चोरी की बात है ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं पेज नंबर 4 की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5, चढ़ावे में चोरी कैसे संभव हुई है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण, देखिए यहां पर अब यहां पर सारे नियम कानून कैसे ताक पे रखे गए इसके बारे में बताया गया है। प्रवेश एवं निर्गमन पर तलाशी यानी फ्रिस्किंग की नहीं कोई व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं की थी कि आपको तलाशी ली जाए। आप जब अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं दोनों वक्त ही देखना पड़ता है कि आपके पास कोई सामान तो नहीं है, आपने क्या पहना है। निर्धारित जेब रहित वेशभूषा का प्रतिबंध लागू नहीं किया गया, यानी कि जेब वाले कपड़े आप पहनकर नहीं जा सकते जहां पर काउंटिंग होती है नोटों की, उसका भी उल्लंघन किया गया। निजी वस्तुएं साथ रखने पर प्रतिबंध लागू नहीं हुआ, यानी कि वो अपने साथ कुछ सामान भी लेकर जाते थे। अब किसको पता साथ में क्या थैला लेकर जा रहे हैं या कोई पन्नी लेकर जा रहे हैं जिसमें लपेट के डाल देते थे। और हुंडीवार गणना नहीं की गई, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो दान पात्र होता है उसको लाया जाता है, एक दान पात्र का पैसा काउंटिंग होता है, उसको रख दिया जाता है, फिर दूसरा लाया जाता है। यहां पर क्या करते थे, एक साथ लेकर आ गए और सबको एक साथ मिक्स कर दिया, तो आपको पता ही नहीं कि किस दान पात्र में कितना पैसा आया। तो इनको इसीलिए आसानी होती थी कि ये कोई हिसाब नहीं रखते थे। इसी तरह से जो बहुमूल्य अभिलेख यानी कि जो कीमती सामान होता था उसका भी वो डिटेल नहीं कर रहे थे, तो कई सारी चीजें अपने साथ रख लेते, जैसे कि सोने की चेन हो गई, सोने की अंगूठी हो गई, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं। और गणना कक्ष में खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थों को प्रतिबंधित था, लेकिन वो पार्टी करते थे, आपको बताया था। 1000 रुपए के समोसा लेकर आ गए, 800 रुपए की कचौरी लेकर आ गए। तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं एसआईटी की रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, लगातार इंडिया टीवी पर ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और देखिए यही बातें एसआईटी की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है कि किस तरह से नियम कानून को ताक पे रखकर चंपत राय की निगरानी में, अनिल मिश्रा की निगरानी में यह महालूट चल रही थी।